हेलो स्टूडेंट, हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर चुके थे। उसके लिए हम जो डिटर्मिनेंट है इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे थे और हमने 6 प्रॉपर्टीज की देख ली थी। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। 7th प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये हमारे पास में कोई भी डिटर्मिनेंट है, ये इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है कि हम इसमें से किसी भी एक कॉलम को लेते हैं या फिर किसी एक रो को लेते हैं। तो चलो हमने ये फर्स्ट वाली रो ली इसकी और इसके सेकंडर्स निकालते हैं, इसके माइनस निकालते हैं। तो देखिए हम इसके माइनस लेते हैं, पहले a11 के लिए लेते हैं। तो वो क्या होगा, a11 के लिए जो सेकंडर्स होगा वो होगा f11। a12 के लिए लेंगे उसे लिख देते हैं हम किससे, f12 से। और a13 के लिए जो सेकंडर्स ले रहे हैं हम उसे लिख देते हैं हम किससे, कैपिटल F13 से। और ये क्या होंगे, f11 क्या होगा, तो आपने देखा था सेकंडर्स क्या होता है कि जिस एलिमेंट का हम सेकंडर्स ले रहे हैं उसकी रो को छोड़ दो, उसके कॉलम को छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो उसके सेकंडर्स होंगे। तो a11 के लिए ये रो छोड़ देनी है आपको, ये कॉलम छोड़ देना है। तो ये जो बचे हुए एलिमेंट है ये सेकंडर्स होंगे। इट्स मीन f11 इज इक्वल टू a22, a23 और यहां पे आएगा a32, a33। ये f11 होगा, ऐसे ही f12 होगा और f13 होगा। लेकिन जब हम इसमें से, इस सारणिक में से किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के सेकंडर्स लें और इन सेकंडर्सों को किसी दूसरी पंक्ति या किसी दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा कर दें, तो हम कोई दूसरी पंक्ति ले लेते हैं। ये पहली वाली पंक्ति के तो हमने लिए हैं सेकंडर। अब हमारे पास में दूसरी पंक्ति बचती है और तीसरी पंक्ति बचती है, तो इसको छोड़ दो और इन बची हुई दो में से कोई एक पंक्ति ले लो। तो हमने ले ली माना तीसरी वाली पंक्ति। ओके स्टूडेंट, और इसको लेकर के इसके संगत अवयव, तो f11 के संगत अवयव कौन होगा, यहाँ पे a31, f12 के संगत अवयव होगा a32 और f13 के संगत अवयव होगा a33 और इनको इनसे आपस में गुणा कर लो। तो f11 के संगत अवयव है हमारे पास में a31, f12 के संगत अवयव है हमारे पास में a32, f13 के संगत अवयव है हमारे पास में a33। तो हमने क्या किया कि किसी पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सेकंडर लेकर के किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा कर दिया है और इनका योग कर देते हैं। तो इनका योगफल किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। ठीक है, जब भी हम किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सेकंडर्स लें और उन्हें उनके संगत अवयवों के साथ में गुणा करें, लेकिन ये जो संगत अवयव हैं ये किसी दूसरी पंक्ति या किसी दूसरे स्तंभ के होने चाहिए, तो क्या होगा, तो इनका जो गुणनफल होगा और उनका योग होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए हमने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है कि a31 को हमने गुणा किया है किसके साथ में, f11 के साथ में। a31 को किसके साथ गुणा किया है, f11 के साथ। f11 का मतलब है ये a22, a23, a32 और a33 और उसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a31 को। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि मैं यहां पर जो आपका सारणिक है उसे इस तरह से बनाते हैं हम कि a11, a12 और a13 ले रहे हैं, इसकी जगह पे हम रख देते हैं a31, a32, a33। फिर जो बचा हुआ वो एज a21, a22, a23, a31, a32 और a33। हमने क्या किया, जो हम ये सारणिक ले रहे थे इसके पहली पंक्ति की जगह पर हमने इनको रख दिया a31, a32 और a33 को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे हल करेंगे, तो हमने प्रॉपर्टी 3 पढ़ी थी, जो तीसरा गुणधर्म पढ़ा था सारणिकों का। उसमें ऐसे पढ़ा था किसी सारणिक में यदि 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ आइडेंटिकल हो या फिर कहें हम कि सर्वसंभ एक जैसे हो तो उस सारणिक का मान 0 आता है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली पंक्ति और ये वाली पंक्ति एक जैसी है। तो इस सारणिक का मान क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। और इस सारणिक का मान कैसे निकालेंगे हम, इस सारणिक का मान निकालेंगे A31 और फिर इनको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, है ना। A31 के साथ में ये आप पंक्ति छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे और इन अवयवों को मतलब A22 को A33 के साथ में, फिर माइनस A32 को A23 के साथ में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आने वाला है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि A22 एज इट, A23 एज इट, A32 एज इट और A33 एज इट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये क्या है, आप देखेंगे कि ये यही है जो हम किसे लिख रहे थे, जो A11 का सेकंडस था F11, तो इसको हम F11 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं A31 इंटू F11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही जब हम A32 के लिए लेंगे तो A32 के लिए ये आने वाला है और इसका मतलब ये क्या होगा F12, और A33 के लिए लेंगे तो हमारे पास में आएगा F13। तो हम इनको जब ऐसे लिखेंगे प्लस A32 इंटू F12 प्लस A33 इंटू F13, तो इनको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो अभी हम देख रहे थे कितना आता है, वो 0 आता है। तो इसका मतलब इनका जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। और यही हम कह रहे थे आपसे कि जब किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सेकंडस लिए जाएं और उनको उनके संगत किसी दूसरी पंक्ति के अवयवों के साथ में या फिर किसी दूसरे स्तंभ के अवयवों के साथ में गुणा करके योग किया जाए तो वह योगफल कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि वो सारणिक कुछ इस तरह से बन जाता है। इस वाली लाइन का मतलब है कि हमने इसको सारणिक को ऐसा बना के लिखा है और ऐसे सारणिक की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे यहां पर किसी तो ये हो गई हमारे पास में 7वीं प्रॉपर्टी, हमें ये नोट करना है। उसके बाद में देखते हैं हम अपनी 8वीं प्रॉपर्टी को। देखिए स्टूडेंट्स, 8वीं प्रॉपर्टी क्या है कि यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के सारे अवयव 0 हो जाएं, क्या करें हम कि किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सारे अवयव क्या हो जाएं, 0। इट्स मीन किसी एक पंक्ति के सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0, या फिर किसी एक स्तंभ के सारे अवयव क्या होने चाहिए, 0। बचे हुए अवयव कुछ भी हो, A B C D E F, यहाँ हो कुछ भी A B C D E F, तो इन सारणिकों का मान क्या आता है, 0 आता है हमेशा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 से आप इसको लेकर के करेंगे सॉल्व, तो 0 इंटू फिर आपका ये वाला सेकंडस B C E F, फिर माइनस 0 इंटू ये सेकंडस लेंगे हम A D, इधर C F प्लस 0 इंटू अब ये वाला लेंगे तो A और यहाँ पे B, यहाँ D और यहाँ पे E, तो इन सब का रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो हम कहेंगे कि किसी भी सारणिक में यदि एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाएं तो उस सारणिक का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इसे हम लिख देते हैं, किसी सारणिक में यदि किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो सारणिक का मान भी क्या होता है, 0 हो जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो 9th प्रॉपर्टी है आपकी। अगली
निकली आपकी 9 प्रॉपर्टी कि किसी भी जब हम कोई भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स लेते हैं, क्या लेंगे हम, कोई त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स ली और इसे हम बना देते हैं त्रिभुजाकार, चलो 2x2 की लेते हैं ऑर्डर की और इसे त्रिभुजाकार बनाते हैं इस तरह से A-B-0-C। ठीक है, ये त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। क्या होती थी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की, किसी भी मुख्य विकर्ण के ऊपर के अथवा नीचे के एक तरफ के अवयव सभी 0 होने चाहिए। तो हमने यहाँ मुख्य विकर्ण से नीचे वाले अवयव 0 ले लिए, तो ये त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। तो इस त्रिभुजाकार मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे, इसका सारणिक ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो जब हम इसके सारणिक का मान निकालेंगे तो वह सारणिक का मान इसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर आने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, R बना के, तो A को C से मल्टीप्लाई करेंगे, AC माइनस 0 को B से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू B, तो क्या आने वाला है ये AC। इट्स मीन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारणिक का मान इसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर आता है। मतलब 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक सारणिक लेते हैं और उसे त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का रूप देते हैं। तो ये लिया हमने A B, अच्छा इस बार नीचे की तरफ ले लेते हैं A B C D E F, और यहाँ पे 0 0 एंड 0, ये हमारे पास में एक सारणिक है। और इसको सॉल्व करके देखते हैं हम, तो इसमें भी क्या आना चाहिए कि इन विकर्णों का गुणनफल आना चाहिए A इंटू C इंटू F, ऐसा कुछ आना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि किसी भी त्रिभुजाकार सारणिक का मान मुख्य विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मुख्य विकर्ण के गुणनफल, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल करेंगे A इंटू C इंटू F, तो ACF आना चाहिए। चलो चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देंगे हम A, उसके बाद में यहाँ R बनाएंगे, C को F से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस E को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 0, फिर माइनस 0 को लेकर के करेंगे सॉल्व, तो 0 को लेके सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आने वाला है 0, फिर इस 0 को लेके सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू बचा हुआ सब कुछ 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A इंटू C इंटू F, ये वैल्यू आ गई इस सारणिक की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के लिए जब हम सारणिक का मान निकालेंगे तो सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होगा। ये हमारी 9th प्रॉपर्टी है। तो इसे लिखते हैं हम, किसी त्रिभुजाकार आव्यूह के लिए सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारी हो गई 9th प्रॉपर्टी। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसके लिए 10th प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट, लास्ट प्रॉपर्टी 10th प्रॉपर्टी है इसकी कि किसी भी सारणिक में यदि x के बहुपद हो, कोई हम एक सारणिक लेते हैं, ये हमने एक सारणिक लिया 1x x स्क्वायर एंड 1, यहां पे कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं हम y, a ले लेते हैं a स्क्वायर 1, और यहां पर कोई भी और एलिमेंट लेते हैं C और D। तो आप देखेंगे इसमें इस वाले सारणी पे हमारे पास में x के बहुपद हैं, बिल्कुल हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है। तो इस सारणिक में यदि हम x बराबर a रख दें, क्या रख दें, x बराबर a, तो आप देखेंगे यहाँ x बराबर a रखने पर डेल्टा या सारणिक इज इक्वल टू 1, x की जगह क्या रख रहे हैं हम a, फिर x स्क्वायर की जगह क्या होगा a स्क्वायर, बाकी नीचे के अवयव ऐसे हैं a स्क्वायर 1c एंड d। तो इस सारणी का मान क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली पंक्ति और बीच वाली पंक्ति दोनों एक जैसे हो गए, तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हमने देखा कि जब हम ये जो सारणिक ले रहे थे, डिटर्मिनेंट ले रहे थे,
इसमें x के बहुपद थे और हमने x की जगह a रखा, तो इस सारणिक का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब यहां पर इस सारणिक में, ये जो सारणिक है, इस सारणिक में कहीं ना कहीं x माइनस a एक गुणनखंड के रूप में आने वाला है। ये बराबर a जो है, a को इधर ले आते हो गया x माइनस a, और ये जो x माइनस a है ये इस सारणी का एक गुणनखंड होगा कहीं ना कहीं। तो हम इसे देख सकते हैं, चेक करके इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं x माइनस a इसका एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए आप, a इज इक्वल टू 1x x स्क्वायर 1a स्क्वायर 1c एंड d, ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट है। इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, जो R2 है, सेकंड रो है, उसे लिखते हैं हम R1 माइनस R2। सेकंड रो को क्या किया हमने, R1 माइनस R2 लिख दिया, और जो थर्ड रो है R3 उसे लिख दिया हमने R1 माइनस R3। तो क्या होगा, डेल इज इक्वल टू, फर्स्ट रो तो एज इट है, इसको तो हमने कुछ नहीं किया, और ऐसा हम कर सकते हैं तो 1x और x स्क्वायर तो एज इट, इसे क्या लिख रहे हैं हम, R2 को लिख रहे हैं R1 माइनस R2। तो R1 में से R2 को घटाते चलिए, तो एक में से एक को घटाएंगे यहाँ, तो क्या बचेगा 0। ये R1 है, ये R2 है। अब यहाँ x में से a को घटा के लिखेंगे x माइनस a, यहाँ पे x स्क्वायर में से a स्क्वायर को घटा के लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे फिर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं एग्जांपल को, यहाँ पे c और d लिखने के बजाय हम यहाँ लिख देते हैं b और b स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा हमने b एंड b स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे तो आएगा x माइनस b, यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं हम, तो ये जो 0 वाले हैं इनके साथ तो जो b हमारे सेकंडल आने वाले हैं उनका गुणनफल 0 हो जाएगा, तो एक वाले के साथ बचेगा डेल इज इक्वल टू 1 इंटू सेकंडल क्या होगा, इस एक वाले के साथ में इस स्तंभ को हटा दीजिए और इस रो को हटा दीजिए, तो बचेगा यहाँ x माइनस a, इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे नीचे x माइनस b और इधर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 के साथ में मल्टीप्लाई एज इट x माइनस a, इसे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस a इंटू x प्लस a, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं x माइनस b, यहाँ लिख सकते हैं हम इसे x माइनस b इंटू x प्लस b। तो यहाँ ऊपर वाली जो रो है उसमें से x माइनस a कॉमन आ रहा है, इसे हम बाहर लिख देंगे x माइनस a, नीचे वाली रो में से x माइनस b कॉमन आ रहा है, इनको हमने बाहर लिखा, यहाँ पे बचेगा 1 1, यहाँ पे रहता है x प्लस a और यहाँ रहेगा x प्लस b। आगे हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, डेल इज इक्वल टू x माइनस a x माइनस b इंटू 1 को x प्लस b के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इस 1 को x प्लस a के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, वही r बना के सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास में सारणिक का गुणनफल आता है। तो इस सारणिक के गुणनफल में आप देख सकते हो x माइनस a इस सारणिक का एक गुणनखंड है, तथा यहाँ पे x माइनस b भी एक गुणनखंड है। तो आप देखेंगे इस सारणिक में यदि हम x की जगह b रखें, x बराबर क्या रखें b रखें, तब भी इस सारणिक का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो किसी भी सारणिक में जब x के बहुपद हो और x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें हम, a b c d 1 2 3 जो भी हम वैल्यू पुट करें और सारणिक का मान 0 हो जाए, तो हम कहते हैं कि उस सारणिक में x माइनस और जो वैल्यू हमने पुट किया a b c d या 1 2 3 जो भी, वह वैल्यू उस पूरे सारणिक का एक गुणनखंड होती है। तो हम कहेंगे यहां पे कि यदि किसी सारणिक में सबसे पहली बात तो x के बहुपद होने चाहिए, ये कंपलसरी है। तो x के क्या हो, बहुपद हो, तथा x बराबर a रखने पर a की जगह कुछ भी हो सकता है, हम ये मान रहे हैं केवल a की जगह 1 2 3 a b c d कुछ भी रख सकते हैं हम, और उसको रखने पर
सारणिक का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, सारणिक का मान 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि उस सारणिक में या उस सारणिक का, तो उस सारणिक का x माइनस ए एक क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ये कंपलसरी है। यदि ऐसा हो जाए तो उसमें कहीं ना कहीं x माइनस ए गुणनखंड आपको लास्ट में बन के ही आएगा, जैसा हमने यहाँ पे लिखा था। इसे सॉल्व किया तो इसका गुणनफल करने के बाद में, ऐसे हल करने के बाद में x माइनस ए इस पूरे सारणिक का एक गुणनखंड आएगा। साथ में x माइनस बी भी आया था, क्योंकि यहाँ पे हम x की जगह b रखेंगे तब भी सारणिक का मान 0 होने वाला है, क्योंकि इस बार ये वाली पंक्ति और ये वाली पंक्ति बराबर हो जाएगी। x बराबर b रखेंगे तो यहाँ b आएगा, यहाँ b स्क्वायर, तो 1b स्क्वायर 1b स्क्वायर, ये दोनों पंक्ति बराबर हो जाएंगी। ये दोनों पंक्ति बराबर होंगी तो भी सारणिक का मान 0 होगा। x माइनस बी भी इसका एक गुणनखंड होगा, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको नोट करना है। और इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है उसकी थ्योरी या फिर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आपकी एक्सरसाइज 4.2 में ये प्रॉपर्टीज काम में आने वाली हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।